हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज इसमें हम बात करने वाले हैं कि ये अधिकार जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें मिल कैसे सकते हैं। तो यानी कि अभी हमने देखा कि हमारे पास 6 अधिकार मिले हुए हैं जो कि मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट जिन्हें कहते हैं, और भाग 3 के अंतर्गत इनकी बात की गई है। और उसके बाद इसमें आर्टिकल हमने ये भी देखा कि 12 से 35 तक, ठीक है। हमने देखा कि भाग 3 और 12 से 35, इसको शायद मैंने नहीं लिखा है, था तो आप लिख लीजिएगा। और इसमें था आर्टिकल, यदि पूछा भी जाता है कि कितने से कितने तक है, 12 से 35 तक या 12 से 35 तक पूरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब उसमें से हमें 6 अधिकार मिले हुए हैं, और 6 अधिकारों में से यदि हम सीक्वेंस में बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उसमें पहला हमारा आता है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, ठीक है, इक्वलिटी राइट जिसे हम बात करते हैं, 14 to 18। उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार सेकंड में, और उसमें क्या होता है कि 19 to 22, ठीक है। और उसके बाद थर्ड में आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस तरीके से आप भी सीक्वेंस में लिख के इसको याद कर लीजिएगा। और थर्ड में क्या आएगा कि हमारा जो 23 से 24 आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और फोर्थ में आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल है 25 to 28। और उसके बाद हमारा जो फिफ्थ या अधिकार था, उसमें था अल्पसंख्यकों को संस्कृति लिपि के संरक्षण का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो वो था हमारा 29 to 30। और उसके बाद फिर अब हम बात करेंगे, एक और अधिकार की बात की जाती है। इन सभी अधिकारों को हम कैसे पाएंगे, एक ये अधिकार है, इसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। हालांकि एक अधिकार और था जो कि संपत्ति का अधिकार था, और उसे क्या किया गया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे यहाँ से मतलब जो 30 या 31 में था, ठीक है, 31 आर्टिकल में था संपत्ति का अधिकार, तो उसे अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में या कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार एक है, और ऑप्शन दे दिया आपको, मूल कर्तव्य है या मौलिक अधिकार है, या कि उसके बाद नीति निर्देशक तत्व है, या कानूनी अधिकार है, या विधिक अधिकार है, ठीक है। तो उसमें राइट आंसर होगा उसका विधिक अधिकार है, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है, क्योंकि पहले था और अपने फंडामेंटल राइट में शामिल था, बाद में हटा दिया गया था, ठीक है। और कब हटा दिया गया था इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। 44वें संविधान संशोधन था और 1978 सन था इसका। पहले 31 आर्टिकल में था, अब कहाँ पे रखा गया है, तो 300 का में रखा गया है, ठीक है। 300 का ऐसे लिखा जाता है 300, और कोष्टक में आप ऐसे का लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद अब हम आते हैं कि इन सबों को पाएंगे कैसे। तो उसके लिए एक आता है हमारा संवैधानिक, यानी कि संविधान के उच्चार का विवाद, ठीक है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 32 के तहत आता है। और इससे में अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें ये अधिकार मिल सकते हैं। तो यद्यपि क्या होता है कि अधिकार गारंटी की तरह है, और तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं है अगर इन गारंटियों को क्या किया जाए, यानी कि बताया जा रहा है कि जो अधिकार है गारंटी कोई सामान लेते हैं, और उसमें जिस तरीके की गारंटी होती है उसी तरीके से हमारे अधिकार भी जो संविधान में दिया हुआ है वो भी एक गारंटी की तरह, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं यदि इसको सही तरीके से क्या ना किया जाए कि मतलब मानने और लागू करने वाला ना हो, ठीक है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्या होता है कि इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपर्युक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है, ठीक है। उपर्युक्त अधिकारों का मतलब कि जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो उन अधिकार जो हैं तो उनको लागू कराने की मांग करने का राइट है हमारे पास, और हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय भी हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो छठवां हमारा अधिकार कौन सा आ गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल इसका क्या है, आर्टिकल 32 है। और उसी के सामने आप लिख लीजिएगा नोट बना के, ऐसे जो आदमी लिखता है, ठीक है, ऐसे करके जितने का भी नोट आप बनाना चाहे बना सकते हैं। और वहां पे लिख लीजिएगा आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कभी पूछी जाती है तो किसे कहा गया है। हालांकि प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे यदि भीमराव अंबेडकर जी का प्रॉपर पूछा जाता है किसे कहा गया है इनके द्वारा, तो आर्टिकल 32 को कहा गया है, ठीक है।
तो इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद अब आता है कि यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यह भी एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है, ठीक है। ये जो हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या करता है कि अन्य जो अधिकार मिले हुए हैं उनको प्रभाव में लाता है या प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई और संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, ठीक है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन या उल्लंघन कोई नागरिक भी कर सकता है, कोई संगठन भी कर सकता है, कोई संस्था भी कर सकती है या कि सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। पर जब इसमें क्या होता है कि हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, हम क्या करते हैं कि अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो 32 आर्टिकल है उसमें हमें ये मिला हुआ है कि जब भी हमारे ऊपर दिए गए जिन भी जो भी अधिकार है उनका किसी के भी द्वारा हनन होगा, हम अदालत अदालत के जरिए क्या करेंगे, उसे रोक सकते हैं, ठीक है। और इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं अभी आपको लिखवा चुकी हूँ, तो चाहे संवैधानिक अब आर्टिकल 32 पूछे, चाहे संवैधानिक अधिकार पूछे, यदि आपको पता होगा तो आप बिल्कुल 32 पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये संवैधानिक अधिकारों के बारे में बात की जा रही है। और यदि संवैधानिक अधिकार पूछता है 32 या भीमराव अंबेडकर जी, जिसे आत्मा या हृदय कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कि मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, ठीक है। कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका, यानी कि ये जो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है, कि किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसमें कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चाहे विधायिका के द्वारा काम किया जाए कोई भी, और आई होप कि आपको विधायिका और कार्यपालिका बेहतर तरीके से पता होगी क्योंकि हम लोग इसको पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। सो आई थिंक कि मुझे यहाँ पे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग अपनी नोट्स में देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि जब भी विधायिका के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी लॉ आता है या कि कार्यपालिका के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, तो वहाँ पे यदि लोगों के अधिकारों का हनन ऐसा प्रतीत होता है कि हो रहा है, तो वो काम ही अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी पार्टियों और फैसलों को, यानी कि सॉरी, उनकी जो नीतियां हैं और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या विधायिका या कार्यपालिका, ठीक है, तो उसमें जो भी बनाया जाता है नियम कानून और उनकी जो नीतियां होती हैं, फैसले होते हैं, किस तरीके से जो राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके जो भी गठित संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो भी नीति नियम बनाए जाते हैं, उन्हें हम चुनौती दे सकते हैं यदि हमारे लिए वो अच्छे नहीं है तो। और वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती हैं। और उसके बाद आता है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार होता है। तो जो रिट होती है, रिट के बारे में हम पहले भी लिख चुके हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जैसे कि बात करें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे स्टेट में हाई कोर्ट होता है और हम न्यायालय के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप जान चुके हैं कि जो न्यायालय होते हैं, तो एकदम से बात करें तो यहाँ ग्रामीण लेवल से लेकर उच्च लेवल तक का, ठीक है, कि जहाँ तक हमारे सेंटर लेवल तक के कौन कौन से न्यायालय होते हैं, कैसे होते हैं, सो आप उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि यदि मैं पीछे का सारा कुछ रिवाइज यहाँ करने लगी तो इधर का छूट जाएगा, ठीक है। सो जितना पढ़ चुके हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी से उतना तो कम से कम बनता ही होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और इसमें है कि इसको ध्यान दीजिएगा आप, रिट, रिट का मतलब भी हमें समझना इम्पोर्टेंट होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने,
ठीक है? कोई भी गाइडलाइन देने या कि आदेश देने या रिट जारी करने का क्या होता है? अधिकार होता है। तो चा वो निर्देश दे सकती है, आदेश दे सकती है, रिट जारी कर सकती है। ये अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास, ठीक है? यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। और यदि फाइनली बोलें तो किसके पास होता है? हाई कोर्ट के बाद भी आप जा सकते हो कहीं पे, ठीक है? वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर आपको इंटरनेशनल न्यायालय ही जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इधर इंडिया में कोई चारा नहीं है, ठीक है? तो हालांकि मौलिक अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक ही जा सकते हो और वहीं तक आपको जाना होगा। और उसके बाद है कि अदालतें गड़बड़ी का यानी कि गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। अदालत में ऐसा काफ़ी बार हम केस देखते हैं कि जब भी कोई गड़बड़ी करता है उसे जुर्माना दिलवाया जाता है कि आपके द्वारा इतना दिया जाएगा, ठीक है? गड़बड़ी का मतलब है आप कोई अपराध करते हो, कोई धांधलेबाजी करते हो, कोई अवैध काम करते हो, ठीक है? तो वहाँ पे आप उसके द्वारा जिसको भी नुकसान होता है उससे आपसे मुआवजा दिलवाया जाता है कि आप उसको जितना भी उसका नुकसान हुआ तो आप तो उसको मुआवजा दो, प्लस आपको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और उसके बाद आता है यहाँ पे कि अध्याय 5 में हमने देखा कि हमारे देश की जो न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है, ठीक है? न्यायपालिका यदि हम बात करें, जो जुडिशियरी है हमारे इंडिया की, वो क्या है कि संसद से भी स्वतंत्र है और सरकार से भी स्वतंत्र है, ठीक है? और हमने यह भी देखा कि यदि संसद की बात करें तो संसद में आपको पता होगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये इससे भी स्वतंत्र होता है और सरकार से भी। हमने यह भी देखा कि यदि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी हो वह करने में सक्षम है। हमने ये भी देखा था कि न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, उसको पूरी फ्रीडम मिली हुई है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है। वो जिसे चाहे जो चाहे यानी कि तथ्यों के आधार पर जो भी राइट फैसला होगा वो सुना सकती है, ठीक है? किसी के दबाव में नहीं कि किसी के दबाव में आके या कोई राजनीतिक दबाव या कुछ ऐसा दबाव उनके पास आए और वो किसी को भी गलत निर्णय दे, क्योंकि उनके हाथ में किसी के जीवन और मौत का सवाल होता है, ठीक है? तो यदि वो किसी के दबाव में आते भी हैं तो किसी को फांसी की सजा सुना सकते हैं, जो कि ये एथिकल भी गलत है और यहाँ पे हमारे संविधान में भी जो दिए गए हैं प्रावधान उसमें भी गलत है, ठीक है? इसलिए उसे स्वतंत्र रखा गया है। और मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, ठीक है? जब भी आप हो, हम हो, कोई भी हो, एक गरीब से गरीब इंसान, एक महिला, पुरुष, जो भी जिनको भी लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई रिच फैमिली वाला ही जा सकता है या कोई राजनीतिक पार्टी का ही जा सकता है मेंबर, हम सभी को, ठीक है? क्योंकि हम सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है और हम सभी क्या कर सकते हैं, जब भी हमें लगे कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? और पर क्या होता है कि अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को, यानी कि मामला क्या हो, सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो, ठीक है? तो जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की यदि हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया है कि उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है और ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है, ठीक है? तो जनहित याचिका यानी कि जब भी सार्वजनिक कहीं पे यदि हम बात करते हैं तो कोई भी सार्वजनिक स्थल है या तो हम बात करें यहाँ पे सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो, ठीक है? अगर कोई जो मामला है वो क्या हो, सार्वजनिक या सामाजिक हित का हो, ठीक है? कि यहाँ पे सिर्फ एक का भला नहीं होना है, इससे कई सारे लोगों का होना है। तो ऐसे अधिकारों का यदि इसमें बात की गई है कि मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को यदि हम जाते हैं किसी भी कोर्ट वगैरह में, तो इसमें क्या होता है कि लेकर भी जो व्यक्ति जा सकता है और ऐसे मामलों को हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका, ठीक है? तो ये जनहित याचिका आप याद रखिएगा और इसे जनहित याचिका के नाम से ही ये मुद्दा उठाया जाता है। और उसके बाद आता है इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकती है, ठीक है? यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे चाहे कोई भी हो, अब बार बार बताने की आई होप की जरूरत नहीं होगी कि हम सभी
हम भारत के लोग यानी कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सभी को ये अधिकार है कि वो जब भी कहीं हमें दिख रहा है कि सार्वजनिक हितों के लिए या सामाजिक हितों के लिए कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक, ठीक है। और ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच क्या है मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें भी कि आपको लग रहा है कि ये मामला सार्वजनिक या सामाजिक हित से कहीं न कहीं गलत हो रहा, उल्लंघन हो रहा मौलिक अधिकारों का, लेकिन यदि वहाँ के जज को लगता है कि ये सही है, जो भी जनहित याचिका है, यहाँ पे ये गलत है, तो वो क्या करेंगे कि उसमें कुछ कदम उठाएँगे, ठीक है? और यदि नहीं लगता कि इसको हमें क्या करना चाहिए मतलब ये कोई तथ्य नहीं है इसमें, तो वो उसको फिर खारिज भी कर देते हैं, ठीक है? तो उनके ऊपर वो डिपेंड करता है कि क्या करते हैं। और देन उसके बाद हम बात करें तो अधिकारों का बढ़ता दायरा, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है चार्ट में इसको पढ़ते हैं। इसमें है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, ठीक है। ये आयोग संगठन जो भी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, इसलिए आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि क्या आपने ऊपर बने न्यूज कोलाज, ठीक है, पर ध्यान दिया। ये जो न्यूज बने हुए हैं कि मैला उठाने की प्रथा को रोकने में ढिलाई से आयोग नाराज, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बात की जा रही है कि पूरा जो भी है कि सरकार के द्वारा मतलब सरकार के कामों को दिखाया जा रहा है कि क्या कैसे हो रहा है। और उसके बाद इसमें आता है कि मतलब इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानव अधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में है, ठीक है। यानी कि क्या है, और मैं आपको बताई थी कि आपको अभी कुछ ही दिन पहले 1 वीक पहले ही आर्टिकल आया हुआ था मानव अधिकार के बारे में और आपको बोली भी थी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जिक्र आया, ठीक है। यह संदर्भ मानव अधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्ष के बारे में है। और विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है कि मानव अधिकार उल्लंघनों के गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं, ठीक है। इनके बारे में देश भर से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है और इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानव अधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी हनन कर रहे हैं हमारे अधिकारों को, उनको जब पकड़ा नहीं जाता तो जो भी गंभीर मामले होते हैं और उन पे कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो इनकी आलोचना होती है। और ऐसे में क्या होता है कि पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी, ठीक है। यानी कि अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पीड़ितों की तरफ से कोई ना कोई आवाज़ उठाए। दखल देने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप करने लगो, आवाज़ उठाओ हक के लिए। और उसके आगे यदि हम बात करें और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है कि कब बनाया गया था, इसका काम क्या है और ये कैसी संस्था है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है 1993 में बनाया गया एक कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है, ठीक है। कैसा आयोग है ये? स्वतंत्र आयोग है। और न्यायपालिका की तरह क्या होता है कि आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनके बारे में हमें ऐसा याद आ रहा है कि हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये सारी चीज़ें यदि आप नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा कि जो भी राष्ट्रीय मानव आयोग के आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। उतना ही पावर होता है जितना एक जुडिशरी को हमारे देश की होता है कि वहाँ पे जो भी न्यायपालिका होती है वो एकदम से स्वतंत्र होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी जो आयोग बना हुआ है स्वतंत्र आयोग है ये एक, और कानून के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये भी और इसके जो आयुक्त है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इनमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज अधिकारी यानी कौन कौन होते हैं जो आयुक्त के पद पर आते हैं, वो कौन होते हैं इसे भी लिख लेना आप लोग। तो कौन हो सकते हैं यहाँ पे बात करें तो सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हो चुके होते हैं, ठीक है। जज होते हैं, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों
को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर क्या होता है कि अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। ठीक है, सो यह पीड़ितों को उनके मानव अधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पीड़ित हो गए, इनका मेन काम क्या है कि जो भी मनुष्य पीड़ित है उनके अधिकार को ये उन्हें दिलाए। ठीक है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है, तो इसका सिर्फ एक ही काम है कि जो भी पीड़ित मनुष्य है, जिनका भी अधिकारों का हनन हो रहा, उन्हें दिलाने का काम ये करे। ठीक है, और उसके बाद है कि इनमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी कि यूएन, ठीक है, तो यूएन के द्वारा क्या की गई कार्यवाही कराई गई वे संधियां और अंतरराष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि वो सब कुछ कराने, जो भी न्याय है, न्याय दिलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन किसी को वो खुद सजा नहीं दे सकता है। न्यायपालिका के इतने ही अधिकार प्राप्त है जितने न्यायपालिका को है, लेकिन सजा देने का नहीं, वो खुद नहीं दे सकता सजा। ठीक है, कभी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, इसके बारे में इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता है। ठीक है, यह जिम्मेदारी यानी कि जो भी जिम्मेवारी होती है अदालतों की है। आयोग का काम मानव अधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, तो कार्य लिख के आगे आप लिख लीजिए, स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। और उसके बाद है कि यह उन मामलों का मतलब उन मामलों को भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो, और यह देश में मानव अधिकारों के को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। आयोग अपनी, यदि हम बात करें तो जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। ठीक है, यानी कि ये अपना सुझाव गवर्नमेंट को दे सकता है, पीड़ितों की ओर से क्या कर सकता है कि अदालत में दखल भी दे सकता है, यानी कि वहां पे अपने मुद्दों को रख सकता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है। ठीक है, यानी कि अपनी जांच ये पूर्ण रूप से इसको स्वतंत्रता मिली हुई है कि जिस भी तरीके से आप करना चाहो कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और उसके बाद है बस सजा नहीं दे सकता ये। ठीक है, किसी भी अदालत की तरह यह चश्मदीद जो भी गवाह होते हैं तो गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी अदालत की तरह सेम अधिकार इसको प्राप्त है, ओनली सजा को छोड़ के कि कौन सी सजा देनी है तय नहीं कर सकता ये। ठीक है, ना तो दे सकता है, बाकी सारे अधिकार उसी तरह प्राप्त होते हैं जैसे अदालत सम्मन भिजवाती है गवाह को बुलाने के लिए, वैसे ही ये भी कर सकता है। और किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज का क्या कर सकता है कि दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पता दिया गया है, जो भी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग GPO। ठीक है, कॉम्प्लेक्स IN, इसको आप लोग देख लीजिएगा जो भी इसका पता है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ये इसकी वेबसाइट भी है, यहाँ से आप जाके और भी इसके बारे में जान सकते हैं डिटेल से। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग भी है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी है। जितना कि हमारे जजों को अधिकार प्राप्त होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, उतना ही स्टेट के मानव अधिकार आयोग को और सेंटर के मानव अधिकार को अधिकार प्राप्त होते हैं। और वो सारी जांच प्रक्रिया सब कुछ बेहतर तरीके से कर सकती है। बस एक बात पे ध्यान देना है, यूपीएससी हमें बस इसी में फंसाता है। क्या करता है, हमें बहुत कुछ पता है, क्या नहीं करता हमें नहीं पता था। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि उसे सुप्रीम कोर्ट के इतने अधिकार मिले हुए हैं। उसके बाद इसके आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, तो रिटायर्ड जज या अधिकारी हो सकते हैं इसमें आयुक्त। ठीक है, लेकिन अब हमें यही नहीं पता कि मतलब हमने पढ़ा भी तो उसमें ध्यान नहीं दिया कि ये सजा नहीं दे सकता। ठीक है, और यूपीएससी वही पूछ लिया। अब जब वही पूछ लिया तो कंफ्यूज हो गए हम, और यहाँ पे लिख दिया यदि, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इतना अधिकार इसे प्राप्त है या न्यायालय के इतना, तो हमने पढ़ा कि मतलब
कैसा दे दिया क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा दे सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, मानव अधिकार के बारे में दे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब वहां पे कौन कौन से कथन सत्य है दिया है, यहाँ नहीं है। हमने क्या गलती की कि राष्ट्रीय मानवाधिकार खुद किसी को सजा दे सकता है। हम बहुत एक्साइटेड हुए, हम पढ़े तो थे, अब नहीं तो इसमें नहीं है, वहां क्वेश्चन में नहीं नहीं लिखा है। ठीक है, सत्य की जांच करना है, अब हम उसमें भी टिक लगा देंगे कि हाँ, इसलिए ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट यहाँ पे सिर्फ यही पढ़ना जरूरी था, राष्ट्रीय मानव अधिकार के बारे में। इसका गठन कब हुआ, तो 1993 में हुआ। यह कैसी संस्था है, एक स्वतंत्र आयोग है, कानून के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट के इतने ही अधिकार प्राप्त है जितने सुप्रीम कोर्ट को है। वहाँ पे इनके आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयुक्त कौन हो सकते हैं, तो जो रिटायर जज या अधिकारी होते हैं वो हो सकते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि जो भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको न्याय दिलाना होता है। ठीक है, उसमें सम्मान वगैरह जो भी है वो कहीं पे भी जा सकता है, जेल में भी जाके इंक्वायरी कर सकता है किसी व्यक्ति से, कहीं पे भी, उसके घर में, जहां भी जाना चाहे उसे पूरी खुली छूट होती है, बस एक सजा को छोड़ के। तो इसलिए हमको इसके बारे में ये जो कुछ खास पॉइंट है, दो चार, किसके काम क्या है, मेन रूप से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, बस यही चीजें पूछी जाती है, ज्यादा कुछ उसमें हमें पढ़ना नहीं होता है। तो इसमें जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके आयुक्त कौन होते हैं, या इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, इनका मेन वर्क क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो विश्व बैंक का यदि पूछा जाए कि काम क्या क्या होता है, हमने विश्व बैंक के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा इधर उधर कर देगा कि विश्व बैंक बैंकों को लोन दे सकता है, तो क्या दे सकता है कि नहीं, और उस तरीके से कि विश्व बैंक का वर्क क्या होता है, IMF का काम क्या होता है, या जो भी हमारे इधर के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है। इसलिए हमें उसका अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं, और थोड़ा यूपीएससी के हिसाब से कि क्वेश्चन डायरेक्ट तो पूछने वाला नहीं, इतना मूर्ख नहीं तो आज को हर एक घर में यूपीएससी के एक बंदा होता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हमें उस माइंडसेट में पढ़ना है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं, और एक IITN नहीं, हम सभी थोड़ा एक्स्ट्रा यदि दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कोशिश किए, बस एक रट्टू तोता किताब में लिखा पढ़ लिए, उससे काम नहीं चलने वाला है। थोड़ा सा सिलेबस, देन सिलेबस के बाद हमारी जो चीज़ें हैं, एक रेगुलर तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किसी भी कोचिंग संस्थान के यदि आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो तो मत करिए, जो भी प्रीवियस ईयर के आप उन्हीं को देखिए, क्योंकि वो उनमें सच्चाई है, यूपीएससी के वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से किसी भी टॉपिक से किस तरीके से, यूपीएससी की बहुत अच्छी खूबसूरती है, जितना सिलेबस में देता है सीक्वेंस वाइज पूछता है। ठीक है, आप देखेंगे मेंस का हो या प्री का हो, जिस तरीके से सिलेबस में एक एक टॉपिक दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियरली एक एक टॉपिक उसी तरह से सिलेबस से पूछा गया। इसलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना पढ़ना है उसे खूब पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि फिर वो बने भी। ठीक है, ऐसे नहीं कि सारी चीजें पढ़ ले बने ना कुछ भी, थोड़ा सा पढ़े, जितना पढ़े बने। सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं है, यदि ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक गधों जैसी चाल नहीं चलनी है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हार्ड वर्क सब करते हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ मेरे दोस्तों स्मार्ट वर्क भी करना सीख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इससे जब क्वेश्चन देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, दिन पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे एक परेशानी होगी, 1-2 महीने हो सकता है परेशानी हो, बट बहुत क्लियरली आपको एक लगने लगेगा कि हम एक यूपीएससी के एस्पिरेंट है और उस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। करेंट अफेयर जब भी आएगा, बिना समझ में भी आता होगा, जब भी वो टॉपिक आएगा, जब आप सिलेबस से परिचित रहोगे और अपने क्वेश्चन से, तो आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा ये टॉपिक इधर पे पुट होना चाहिए था। इंटरलिंकिंग करना इतना इजीली आप लोग कर लोगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हार नहीं मानना है, परेशानी सबको होती है, दिक्कत सबको होती है, जो छोड़ दिया वो हार गया, जो नहीं छोड़ा वो जीत गया। बस सिंपल सा फंडा है, इतना ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अधिकारों का बढ़ता दायरा।
और इसमें है कि हमने इस अधिकार की जो भी कैसे है दायरा जो भी इसका बढ़ाया जाता है, तो हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी और इस अध्याय के ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही था। ठीक है, और हम इसी के बारे में तो खैर पढ़ ही रहे थे, तो ध्यान तो इसी के बारे में ही होगा। और आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं, यह सही नहीं है। ठीक है, यानी कि जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं संविधान के द्वारा, सिर्फ क्या वही मौलिक अधिकार है? तो इसमें बताया जा रहा है कि यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत है हमारा संविधान, और हमारे कानून हमें और बहुत अधिकार देते हैं। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा लॉ है, वो हमें और भी ज़्यादा अधिकार देते हैं। किस तरीके से देते हैं? तो क्या होता है कि और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और उसके बाद है कि समय समय पर अदालतों में ऐसे फैसले दिए जाते हैं या दिए गए हैं जिनसे क्या होता है कि अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, अब यहाँ पे देखिएगा ये भी हमारे अधिकार है। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष लोगों को होते हैं, जैसे कि कुछ विशेष ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे होंगे उनके लिए, जैसे प्रेस की, अब जो मीडिया में वर्क कर रहा होगा उनको ये अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया कि प्रेस पूरी तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन जब इसका भी पूरा डाटा आता है पूरे वर्ल्ड का, तो देखने को मिलता है कि कितने नंबर पे है, स्वतंत्रता में कितने नंबर पे है। ठीक है, जितनी भी कंट्रियां इसमें सम्मिलित हैं, जो भी इसका इंडेक्स आता है, तो उसमें पता चलता है फिर कि हमारा देश में जो प्रेस है उसको, मीडिया को कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है। और उसके बाद है सूचना का अधिकार। इसको आज आपको पता भी करना है कि अभी हमारा इंडिया कितने नंबर पर है प्रेस की स्वतंत्रता में। ठीक है, और उसके बाद आता है सूचना का अधिकार भी है, जो आरटीआई हम बात करते हैं एक्ट की, तो इसमें दिया गया है। ठीक है, ये आरटीआई। और उसके बाद आता है हमारा, अभी आरटीआई के बारे में कई दिनों से ये मुद्दा चल रहा है। ठीक है, सूचना के अधिकार के बारे में कि जो भी चीज़ें हों, और एक बात चल रही थी कि पुलिस, जितने भी पुलिस स्टेशन है, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन में जो भी हैं या जेल है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जरूरी भी है। और आप देखते हो कि कई जगह पे, हालांकि ये प्रावधान पहले भी आया हुआ था, तो कई जगह पे आप देखोगे जाके कि वहाँ कैमरे नहीं लगे होते। रोड पे कैमरे लगे हैं, होटल पे कैमरे लगे हैं, हर जगह पे लगे हैं। लेकिन क्या आप एक पुलिस थाने पे जाते हो सकता है कि लिखा मिल जाए, कहीं कहीं पे है क्योंकि ये बहुत पहले से प्रावधान है, लेकिन ज़्यादातर इस स्थानों पे क्या होता है कि वहाँ पे कैमरे नहीं लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्या अंदर चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अभी आया था एक जनहित याचिका ही, जिसे सुप्रीम कोर्ट में अभी हम बात कर चुके हैं कि जब सार्वजनिक अहित होने लगता है तो जनहित याचिका दायर की जाती है। तो उसी के माध्यम से कहा गया था कि इसमें क्या किया जाए, हर एक सुप्रीम जो भी पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पे क्या किया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाएं? क्योंकि जो भी धांधली होती है अंदर, जो भी मारपीट होती है, जबरदस्ती का जो भी बयान लिए जाते हैं, कोई प्रूफ नहीं रहता है। ठीक है, वो लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, कौन किससे मिला है पता नहीं चलता, कौन कितनी घूस ले रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ें पता नहीं चलती। इसलिए हर एक पुलिस स्टेशन में क्या होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरेज इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक पुलिस जो भी, जहाँ भी देखे पुलिस थाना में, वहाँ पे ये होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो ग्रामीण का हो, चाहे तहसील लेवल का हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, हर एक जगह पे होने चाहिए सीसीटीवी कैमरे। और ये बिल्कुल सही भी है। ठीक है, आप लोग जब डेली आप लोग पढ़ेंगे, तभी आप लोग करंट अफेयर से भी परिचित रह पाएंगे। जितना अपडेट रहेंगे, जितना इनोवेटिव रहेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा। जितना बुकिश बन के रहेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि यूपीएससी बुक से पूछता नहीं, एक बेसिक नॉलेज है, हम समझते हैं। ठीक है, तो हमने आरटीआई पढ़ा, हमें बुक में आरटीआई मिल गया, लेकिन आरटीआई का वर्तमान मुद्दा यूपीएससी को चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, किस तरीके से मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मानव का अधिकार है कि हमें क्या क्या चीजें हो रही है, सारी चीजें जानने का, क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि वो आदम बाबा के ज़माने के तो पूछने नहीं जाने वाले। ठीक है, तो बुक से हमें एक बेसिक नॉलेज हमारा जो है इंक्रीज होता है। अदरवाइज यूपीएससी पास कर लें बुक से, इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें अपडेट रहना पड़ेगा एनी टाइम।
ठीक है? तो इसलिए आप लोग थोड़ा-सा मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, एक बकवास ना समझ के। हालाँकि मुझे पता है कि पढ़ाई के बीच में ये थोड़ा बोलना काफ़ी टाइम वेस्टिंग है, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसा लगा कि बोलना चाहिए, क्योंकि कई लोग थोड़ा-सा रास्ते से भटक रहे होंगे, तो उनका भला हो सकता है। तो हमें अपने रास्ते पे ध्यान रखना है। और उसके बाद है कि अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष या 14 ईयर तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? और उसके बाद है कि संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है। यानी कि संसद ने क्या कर दिया, नागरिकों को सूचना का अधिकार देने का पास कर दिया है। और उसके बाद कि उनको जो भी सूचनाएं, उनका अधिकार उन्हें है कि मिलनी चाहिए, और यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों के तहत आता है, यानी आर्टिकल 19, ठीक है? और उसके बाद हम बात करते हैं, हमें क्या होता है कि सरकार दफ्तरों में सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। यानी कि जो भी सरकारी दफ्तर होंगे, वहाँ पे आरटीआई के एक्ट के तहत जो भी हमें सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त है। और आरटीआई एक्ट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको पढ़ के लिख लीजिएगा। जो भी मैं क्वेश्चंस, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, वो चीज़ें, इनका वर्क क्या है, उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, वो चीज़ें आप पढ़ के कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? तो इनमें क्या होता है, सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने क्या हुआ था कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया था, ठीक है? यानी कि हमें जो आर्टिकल 21 के तहत कहते हैं कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, तो जीवन जीने के अधिकार में हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, पान स्वस्थ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ भोजन करने का, शुद्ध भोजन करने का भी अधिकार दे दिया गया था। तो ये सारी बातें होती है, शुद्ध हवा लेने का भी अधिकार है। और उसके बाद हम बात करें तो साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है, और संविधान उन अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पर संवैधानिक अधिकार है, ठीक है? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार, ये वर्ड आप लोग लिख लीजिएगा। जहाँ पे संपत्ति का अधिकार मैं लिखवाई थी, वहीं पे आप ये संवैधानिक अधिकार भी लिख लीजिएगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन बनता है, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि कभी पूछ लिया जाएगा संपत्ति का अधिकार क्या है, जो ऑब्जेक्टिव हम बताए थे 4 ऑप्शंस, उनमें से एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। कानून का अधिकार ना देके संवैधानिक अधिकार दे देगा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? और उसके बाद है कि चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। यानी कि चुनाव में वोट देना भी हमारा क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। कई बार क्या होता है कि मानव अधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में होता क्या है कि सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो सकते हैं और नहीं भी, ठीक है? और इन्हें क्या होता है कि उस अर्थ में अधिकार नहीं पा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया गया है। और दुनिया में क्या होता है कि लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दबावों, यानी कि दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दे। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है, ठीक है? यानी कि प्रतिज्ञा पत्र, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जो भी ट्रीटी वगैरह हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और प्रतिज्ञा पत्रों से भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद मिलती है। यानी कि सिर्फ 6 अधिकार ही नहीं है, और भी कई सारे अधिकार बढ़ाए गए हैं। जैसे वोट देने का अधिकार है, हमें कोई भी सूचना आ रही है, कोई भी ला रहा है, जानने का अधिकार है, क्या कहाँ हो रहा है, वो सारी चीजें हमें जानने समझने का अधिकार है। और क्या होता है कि इस तरह हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है, और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए समाज के विकास या नए संविधान के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं, राइट? और क्या होता है कि संविधान बनाने संबंधी जो भी अध्याय हैं, हमने देखा। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के अधिकार मिले हैं, जिनमें से कुछ दक्षिण अफ्रीका में थोड़ा सा नजर डालते हैं। और इसमें क्या क्या है कि निजता का अधिकार, इसके कारण क्या होता है, ये दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी अभी जब बता रही हूँ, मैप में देख लीजिएगा कौन कौन से आसपास देश है, कौन कौन सा सी है, दक्षिण अफ्रीका में क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिएगा, ठीक है?
जिसमें क्या है निजता का अधिकार। इसके कारण क्या होता है कि नागरिकों और उनके घरों की तलाश लेनी मतलब नहीं ली जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। ये है वहाँ के अधिकार नागरिकों के द्वारा जो नागरिकों के लिए मिला है। और उसके बाद है कि पर्यावरण का अधिकार, यानी कि ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो, और पर्याप्त आवास पाने का अधिकार भी है वहाँ पे, और स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुँच का अधिकार। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता, और यानी कि किसी को भी इमरजेंसी में कोई भी चिकित्सा चाहिए तो वहाँ पे मना नहीं किया जा सकता है। और अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए, और निजता का अधिकार यहाँ पे हमें मिल चुका है। ठीक है, तो हमारे संविधान में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, निजता के अधिकार का काफ़ी मुद्दा चला, देन उसके बाद निजता का अधिकार हमें मिल भी चुका है। तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा आप लोग नज़र डाल लीजिएगा, गूगल बाबा है, वो सारी चीज़ें आपको बिना मेहनत के, थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, दे देगा। बस आँखों को कष्ट देके थोड़ा-सा उसे पढ़ना है, ठीक है? थोड़ा दिमाग वहीं पे रख के पढ़िएगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और इसमें है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि सबका राय है कि करना चाहिए, लेकिन आपका क्या मत है, थोड़ा अपना भी मत दीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अभी इतने अधिकार तो हैं, और भी अधिकार देने चाहिए, ये जो लिखे हुए हैं कि नहीं। और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से क्या है, सीधे नहीं जुड़े हैं। ठीक है, और इसने अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया, लेकिन क्या है कि दुनिया भर के मानव अधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक मानव अधिकार के रूप में देखते हैं। और इनमें शामिल क्या क्या है, तो काम करने का अधिकार। उसके बाद हम बात करें, इसमें क्या है कि हर किसी को काम करने, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर, काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार, कि जहां आप काम कर रहे हो वहां आपका जो भी माहौल है वो बेटर होना चाहिए, गंदगी में आपसे काम ना कराया जाए, इसका अधिकार है आपके पास। तथा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर मतलब जीवन स्तर लायक उचित मजदूरी का अधिकार। ठीक है, तो जो भी मजदूर है उनके परिवार है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप मैला उठाने का काम करें, चाहे हम सड़क में मिट्टी ढोने का काम करें, कुछ भी करें, हमें सम्मान अधिकार मिलने चाहिए। और उसके बाद आता है, और वेतन भी उचित मिलना चाहिए ताकि हमारा जो खर्चा है, जीवन यापन है, चल सके। और समुचित जीवन स्तर जीने का अधिकार, के अधिकार में क्या होता है, पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है। यानी जो हम बात करते हैं इकोनॉमी के की बेसिक नीड हमारी क्या होती हैं, या मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो थोड़ा ट्रेडिशनल वर्ड में बोला जाए तो रोटी कपड़ा मकान ना कह के हम भोजन, वस्त्र और मकान भी कह सकते हैं, या भोजन, कपड़ा और मकान कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा हमारा अच्छे शब्दों में हो जाएगा, रोटी कपड़ा मकान तो खैर हम लोग कहते ही हैं। और उसके बाद है कि सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, और प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल, और महामारियों से रोकथाम। ठीक है, जो अभी कोविड-19 चल रही है, इससे रोकथाम के लिए कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, ये भी जानने समझने का अधिकार है हमारे पास कि किस तरीके से होगा। तो स्वास्थ्य का अधिकार भी हमारे पास है, स्वस्थ रहने का, यानी कि हमारे अधिकारों को उन्हें मानना होगा, पालन करना होगा कि हम स्वस्थ रहें, उसके लिए महामारियां जो भी आ रही हैं उनका निदान करना होगा। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच। ठीक है, यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर बात की गई हैं। हालांकि खैर बड़ी बड़ी बातें हर एक कोई कर लेता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जितना भी जो चाहे वो हवाबाजी अपना कर सकता है, मतलब वो अच्छी-अच्छी बातें जितना उड़ा सकता है उड़ा लेता है, ठीक है? लेकिन रियलिटी जो होती है थोड़ा अलग होती है। बट ये सारी चीज़ें यदि अधिकारों में शामिल की जाती हैं, बहुत अच्छा बेटर होगा। अधिकार बढ़ाए भी जा रहे हैं लगातार, जब भी जैसे ज़रूरत होती है बढ़ाए भी जाते हैं। इतने अधिकारों के बावजूद हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम इस देश में
रह रहे हैं और हम भारत के निवासी हैं, ठीक है। सो हमें अपने देश पे गर्व करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।